Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the scope of external reporting with reference to the social accounting and reporting. This is our third lecture on scope of external reporting. In previous lectures we have discussed operating and financial review and some other topics related to broadening and increasing the scope of external reporting. तो सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में भी हम जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के स्कोप के हवाले से ही डिस्कस करेंगे कि इसका स्कोप इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने देखा कि ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू भी जो है एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है, एक बहुत इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के स्कोप को इंक्रीज करती है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हाउ सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो है वो किस तरह से इसके स्कोप को इंक्रीज कर सकती है। तो सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कवर्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्टिंग। ये उसी तरीके से है कि जिस तरह से ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू में था तो उसी तरह से इसमें है। सो इट इज़ पोटेंशियली वेरी वाइड रेंजिंग इन इट्स कवरेज, बहुत वाइड रेंजिंग है एंड माइट एनकम्पास सच मैटर्स एज। अब इसमें क्या क्या मैटर्स शामिल होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में मेनली अगर आप इसको देखें तो एनवायरमेंटल आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एन एंटिटीज पॉलिसीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्शन करती है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या वो जो भी ऑपरेशन उसके हैं उन ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट पे क्या असरात मुरतब होते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड जो है वो सेंटेंस हो गया है कि इसके अंदर हम रिपोर्टिंग ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एन एंटिटीज पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, इसके अंदर जो है वो बहुत वसी टर्म हो गया। फिर we have to measure and report the expected value of the future obligations related to the rectification of environmental damage. अब जैसे कि आप टर्म से वाकिफ हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। ये आप स्टूडेंट्स जो हैं इससे पहले अगर आपने प्रोविजंस के हवाले से अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसमें आप देखते हैं कि एक फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंट्री से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर डिगिंग आउट द अर्थ, ज़मीन को डिगिंग करती है। उसका मकसद कुछ होता है कि वहाँ से कुछ जो है वो मिनरल्स निकाले जाएं, कुछ मेटल्स निकाले जाएं लाइक गोल्ड, और कुछ प्रेशियस स्टोन्स निकाले जाएं या ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो उस जो है एनवायरमेंटल, जारी बात है कि उसको डिग को जो किया जाएगा उसकी वजह से कुछ एनवायरमेंटल डैमेज होगा, ज़मीन को खोदा जाएगा उसमें। उसके अलावा ये अगर पहाड़ों में कुछ है तो वहाँ पे कुछ ऐसा धमाका तेज़ मवाद यूज़ करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सो ब्लास्टिंग के लिए जो भी कुछ बॉम्बिंग इस्तेमाल होती है उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एयर भी है, एयर पोल्यूशन भी है, पानी भी है। इन तमाम चीज़ों में कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस किस्म के अगर सिचुएशन में अगर उसने कुछ ऐसा डैमेज कर दिया है एनवायरनमेंट को तो वो फिर एनवायरनमेंट को ठीक करने की भी जिम्मेदार है। ठीक करने से मुराद ये है कि अगर उसने कहीं से ज़मीन को डिग कर दिया है और वो जो है उसको फिल करना ज़रूरी है तो वो उसको फिल करेगी। ठीक है, अगर कोई रास्ता जो है वो ख़राब किया गया है उसको ठीक करेगी। एनवायरनमेंट में और अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करेगी। तो आप लोग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से वाकिफ़ हैं तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो कि फ्यूचर में उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जो अखराजात करना पड़ेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी और उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे आप इसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि प्रोविजन के दर्जे में अगर है तो प्रोविजन जो होती है कि वो एक लायबिलिटी तो ज़रूर होती है, उसको इनसाइड बैलेंस शीट शो करना पड़ता है। सो इट प्रोविजन इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अननोन टाइमिंग और वैल्यू, यानी एक ऐसी लायबिलिटी जिसका होना तो कंफर्म है लेकिन उसकी अमाउंट
कंफर्म नहीं है। ये नहीं कि अमाउंट पता ही नहीं है, लेकिन ये कि कुछ एग्जैक्टली यू डोंट नो व्हाट इज़ द लायबिलिटी, और कब को करना है वो भी कुछ बहुत एग्जैक्टली नहीं पता कि खास तारीख को पेमेंट होगी, तो उसको प्रोविजन कहते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट कंटिजेंट लायबिलिटी का है, वो आप लोग उससे वाकिफ हैं, फिलहाल हम उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। So third point for social accounting and reporting is measuring and reporting on the value of human assets in an entity. आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ह्यूमन एसेट्स की वैल्यूएशन के ऊपर भी काम चल रहा है। इसके ऊपर भी जो है वो सोचा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे उसके पास बहुत बड़े बड़े फिजिकल एसेट्स नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल है, एप्पल है, उसके ज़ाती एसेट्स बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बिल्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन उसके पास ह्यूमन एसेट्स हैं, वो ब्रेन है जो कि उनको अमाउंट अर्न करके दे रहे हैं। साइंटिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ जो हैं वो फार्मूलाज बना रहे हैं, मेडिसिन के फार्मूलाज बना रहे हैं, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हर्ब्स में से, मिनरल्स में से, और दुनिया को पेश कर रहे हैं। तो वो ह्यूमंस एसेट्स एक बहुत बड़ा असासा है। तो नेक्स्ट fourth point is reporting policies and measurements relating to the workforce. For example, a policy on employment of disabled people and statistics reporting on the number of disabled staff employed. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने माशरे में कितना पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर रोल प्ले कर रही है, इन द सेंस कि वो डिसेबल्ड पर्सन जो कि सलाहियत रखते हैं उनके कितना काम आ रही है, तो उसके ऊपर कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया, तो ये बहुत पॉजिटिव जो है वो बात आ जाती है। तो इसमें आप देखें ये प्योरली सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि सोशल अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर ही एनवायरनमेंट भी आ जाता है। एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इसका एक हिस्सा बनता है। तो अब हम इसके ये 4 पॉइंट्स हमने शेयर कर लिए, तो इसके बाद ये 5th एंड 6th पॉइंट पे आते हैं। रिपोर्टिंग ऑन एंटिटीज इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जैसे कि पहले बात हो गई ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक फ़र्ज़ करें एक कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, और उसमें कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे जो है वो पेटेंट्स अपने नाम बुक करवा लिए हैं, दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी वहाँ पे मौजूद है। तो वो जो उसकी जो है रिपोर्टिंग ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्रॉपर्टी जो है पूरी दुनिया के सामने वो सामने आएगी, और एक बहुत पॉजिटिव बात। पर फर्दर जो है रिपोर्ट्स ऑन एंटिटीज पॉलिसीज ऑन एथिकल इश्यूज, हाउ कंपनी इज एथिकल, क्या क्या जो है उसकी एथिकल वैल्यूज हैं, ये भी जो है सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता है। So let's move on to measure and reporting financial information relating to the environment. अब हम इसमें से जो है वो मेन चीज़ एनवायरनमेंट को लेते हैं कि एनवायरनमेंट के हवाले से जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा, उसके बारे में रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है। तो nowadays there is an increasing trend towards holding businesses to account for their activities in relation to environmental values. तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के हवाले से क्या हो सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस डिस्कशन में कहा, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को किसी तरीके से भी डैमेज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं, इस तरह से और भी गैसेस होती हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं, या कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो साइड मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के बाद जो उसमें से फासद मवाद जो है वो बच जाता है, रिमेन्स जो होते हैं, वो किस तरीके से उसको वो बहा रही है, हाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग, इट इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसको वो किस तरीके से उन फासिल मदों को फेंक रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर वो जो है उसमें अगर लेड आ रहा है, और लेड जो है उस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्ट्रीज के वेस्ट में लेड पाया जा रहा है, और वो जो है वो ज़मीन में डंप किया जा रहा है, और वो उसके जो है वो पानी में शामिल होने का ख़तरा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया के अंदर
कॉर्पोरेट जो शहर बन चुके हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। आप भी अपने इर्द गिर्द अगर निगाह दौड़ाएं तो जो है जो भी whatsoever are the factories, so there is a big risk. So there should be a policy to hold the business accountable, that if they are doing some environmental damages. तो अगर ऐसा कोई कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, तो वो उसको उसका जो है वो साथ देना होगा या उसको उस डैमेज को ख़त्म करना होगा। For example, Kyoto Accord commits governments around the world to significant reductions in greenhouse gas emissions. तो गैस emissions को जो है वो करने के लिए एक अकॉर्ड मौजूद है जिसके ऊपर गवर्नमेंट्स अमल करती हैं। अब हम इन एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स। So taxation measures relating to the environment are becoming increasingly common in the UK. Some or all of the following may affect organizations. First is the climate change levy. This is a type of charge. This may have the effect of encouraging business to improve energy efficiency and to reduce emission of carbon dioxide. इसमें कुछ मेजर किया जाएगा, मेजरमेंट होगी और वो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये लेवी अप्लाई करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा है उसी हिसाब से जो है वो लेवी ज़्यादा होगी, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम है उस हिसाब से वो कम होगी। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम से कम करें। Second one is landfill tax. A landfill tax was introduced in 1996. This may have significant financial impacts on the profitability of these businesses that dispose of large volume of waste. तो ये थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट के हवाले से, तो जितना ज़्यादा वो वेस्ट होगा, जितना खतरनाक होगा, उसी हिसाब से जो है वो टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये भी बिजनेसेस को एनकरेज करने के लिए है, बहुत ज़्यादा एनकरेज होता है इसमें बिजनेस। ये कैपिटल अलाउंस जो है वो कम वेश इसमें करके जो है वो कंपनी को फ़ायदा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर करंटली 100% first year allowance for capital expenditure on natural gas refueling infrastructure. तो नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग के हवाले से ये ऐसा है कि नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग बहुत बेनिफिशियल है। ये कैसे बेनिफिशियल है, लेट्स सी। हम इसको जो है छोटे से जो है मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, उससे आपके ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल पे। इसमें जो है ये मैंने इसमें सर्च किया कि नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी नेचुरल गैस को अगर हम जलाएंगे, कंबस्शन करते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें आप थोड़ा सा ये नोट देखें जो कि ucsusa.org का एक लिंक है कि क्लीनर बर्निंग दैन अदर फॉसिल फ्यूल्स, जो दूसरे फ्यूल्स होते हैं fossil fuels, उनकी बनस्बत द combustion of natural gas produces negligible amount of sulfur, mercury and particulates। दूसरे जो हैं इसके लवाजमात जो है वो बहुत कम इसमें से निकलते हैं। Burning natural gas does produce nitrogen oxide which are precursor to smoke, but at lower levels than gasoline and diesel used for the motor vehicles। यानी कि आपने ये देख लिया कि नेचुरल गैस कंबस्शन जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सोर्सेज जो हम उसको यूज़ करते हैं जलाने के लिए। तो लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड। तो ये जब हमें इस लिंक के ज़रिए पता चल गया कि नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बेनिफिशियल चीज़ है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या फ़ायदा देती है। तो इसमें मुख्तसर बात तो ये है कि कैपिटल अलाउंस, इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट इन योर फाइनेंस कोर्सेज, कि कैपिटल अलाउंस जो है हर साल जो है एक टैक्स अथॉरिटीज़ कंपनीज़ को देती हैं, जिसकी सिंपल इम्प्लीकेशन डिटेल में जाए बगैर वो ये है कि कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल अलाउंस की वजह से कंपनीज़ को
जो है वो ज़्यादा जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ता। कैपिटल लॉस इज़ अ टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे ऊपर जितनी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो ये आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के ऊपर तो कोई खर्चा नहीं होता, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होती, तो इस तरह से अगर वो कंपनीज के एक्सपेंडिचर में से माइनस हो जाए तो उसके ऊपर टैक्स कम आता है। So we have discussed some provisions in previous discussion. So what is environmental provision? Sometimes anticipated costs related to environmental damage require provisions. So provisions required in respect of environmental costs are no different from any other provisions in that they must follow the requirements of the IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. तो ये उसी के तहत जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेते होते हैं और वो कोई उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोविजंस की तरफ। तो ए प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ये किस वक्त प्रोविजन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, किस वक्त वो हो जाती है, किस वक्त उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइज मीन्स उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये तीन सिचुएशन हम शेयर करते हैं। दैट एन एंट्री हैज़ ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इवेंट। ऑब्वियसली एक कंपनी की जो है वो मौजूदा एक ऑब्लिगेशन यानी कि लाइबिलिटी मौजूद है जो कि लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है, तो वो प्रोविजन उसके ज़रिए पैदा हो जाएगी। So before I move ahead, so it is necessary to define constructive obligation in some more detail as well. तो इसको थोड़ा सा जान लेना बेहतर होगा कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है। The constructive obligation arises if past practice creates a valid expectation on the part of a third party. यानी अगर एक खास ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खास माजी में एक उसकी प्रैक्टिस रही है, उसका एक इरादा रहा है कि वो खास काम करती रही है, तो उसके ज़रिए जो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि वो आइंदा भी ऐसा करेगी, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्ट से ये लफ्ज़ निकला है कि एक माजी में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रुझान रहा है उससे एक चीज़ कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से रिटेल स्टोर दैट हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ अलाउइंग कस्टमर्स टू रिटर्न मर्चेंडाइज विद इन से 30 डेज पीरियड। तो ये एक करते रहने से ये कंपनी की एक पॉलिसी है कि वो एक इरादा है, उनकी नीयत है कि वो 30 डेज जो है वो रिटर्न देते हैं। तो इस तरह से एक तरह की जो है वो ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बन जाती है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रीवियस स्लाइड। So first point is clear, an entity has a present obligation as a result of a past event. Second point is it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. तो ये उसकी दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन ये है कि जब वो ऑब्लिगेशन ठीक है कि हो गई, तो उसमें एक ये भी बात की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ये बात काफ़ी हद तक जो है वो कह सकते हैं कि ये प्रोबेबल है कि इसमें हमें कुछ रिसोर्स जो है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स जो है वो करने पड़ेंगे। तो जिसमें हमें कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है उसमें हमें कुछ इन्वॉल्व होंगे। तो उसके बाद रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। तो एक उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो ये इन कंडीशंस को पूरा होने से जो है हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल जो है वो प्रोविजन इस तरीके से रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए।